जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपने उसको फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक दैट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले जैसे हमने पीछे काम स्टार्ट में बात की थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर स्टेटमेंट वाइज बात की जाए तो हम कहते थे y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ की जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं यहाँ पे है क्या हमारे पास। इसमें देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि द एरिया, हमें एरिया यूज़ करना है जिसको लेटर ए से रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ना एक शेप है स्क्वायर की। ओके, अब जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है कि फोर साइड क्लोज फिगर होती है हमारे पास। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसका आपको पता है फोर वर्टिसेस होते हैं। जो फर्स्ट वर्टेक्स होता है उसको हम नाम देते हैं ए का, बी, सी एंड डी। ओके, अब इसमें देखें तो हमारे पास जो एक साइड होती है वो ए से लेकर बी होती है, और बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास साइड होती है ना, ये हमारे पास है एक्स। तो जाहिर सी बात है ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो वो ए है, और वो ए किसके इक्वल होगा, लेंथ एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास है, हमने पेरीमीटर यूज़ करना है फंक्शन का, नहीं फंक्शन बना है पेरीमीटर के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो उसका फार्मूला यूज़ करते हैं हम। वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पेरीमीटर को पी से लिखता है वो, फोर मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास एक्स है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, फोर एक्स के। अब मैंने जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी एरिया का वो मैंने फाइंड कर लिया, जो मेरे पास पेरीमीटर था वो मैंने फाइंड कर लिया। अब स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दी थी ना, वो एग्जांपल देने का मकसद भी यही था कि आपको समझ आ जाए कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। यानी y हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा और फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो राइट साइड पे बनेगी। इसी तरह से उसने लिखा हुआ है द एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब लेफ्ट साइड पे आपका एरिया आना चाहिए और राइट साइड पे आपका क्या आना चाहिए, पेरीमीटर आना चाहिए। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट राइट साइड वाली से। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू जो हमारे पास आता है वो आता है p ओवर फोर के। ठीक हो की बात। अब ये वैल्यू जो है वो मैं इसमें फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर। और यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन वन बिकम्स, तो जब यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू मैंने लगाई है तो पी ओवर फोर स्क्वेयर। इसको ओपन करें तो ए इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 16। ये हमारा इसका आंसर आ गया। और हमारे पास पार्ट नंबर बी हमारे पास मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी एक बस सर्कल है, वो मैंने सर्कल बनाया हुआ है रेड कलर से। अब जब सर्कल होता है उसका रीजन भी होता है, और आप सबको ये बात पता है कि हमारे पास ये सर्कल सेंटर से लेकर ये जो सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस। क्योंकि हम यहाँ पे फिर फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला होता है टू पाई आर। अब यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो टू पाई आर के इक्वल है।
अब दूसरी चीज़ हमने यूज़ करना है इसका एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को वो ए से लिखता है और यहाँ से आ गया पाई आर स्क्वायर। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ से हमें आर निकाल लेते हैं सेकेंड वैल्यू से। तो हमारे पास यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आंसर बनेगा। ठीक है, अगर देखिए हमारे पास मेन चीज़ आती है कि हमने सरकमफ्रेंस पहले लिखना है और एरिया बाद में लिखना है। तो जो चीज़ बाद में लिखी जाती है वहाँ से वैल्यू निकाली जाती है। जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे पाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मेरे पास ये आ जाएगा ए ओवर पाई। ठीक होगी बात। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और पाई का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, जब इक्वेशन 1 बिकम्स करते हैं तो मेरे पास c इज इक्वल टू 2 पाई और r की जगह पर ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ये सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। वो क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई, ये स्क्वायर रूट पाई था। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ आती है हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखें जैसे हमारे पास ये 2 है, इसकी जगह पर मैं ऐसा करूँ तो ये स्क्वायर रूट 2 का और स्क्वायर भी ले लूँ। अगेन वही स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं कैंसिल ना करूँ, इसको मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लूँ तो एक ही चीज़ होगी। इसी तरह से यहाँ पर जो पाई है ना, इसको मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो पाई स्क्वायर रूट में। इसका एज ये हुआ कि स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में। तो एक हम वो रूल यूज़ करते हैं, हमारे पास होता था अगर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी होना तो इसका मतलब वो कंबाइन हो सकता है स्क्वायर रूट ए बी की फॉर्म में। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं पाई ए को और ये इज इक्वल टू सी आ गया और यही आपका इसका आंसर बन गया। जी, तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमने सरफेस एरिया लेना है क्यूब का। मैंने क्यूब आपके सामने बनाया हुआ है। अब क्यूब की अगर बात की जाती है ना तो क्यूब हमारे पास जो होती है, हमारे पास ये 3 डायमेंशन शेप होती है हमारे पास पहली चीज़। और सेकेंडली जब इसके सरफेस एरिया की बात की जाती है तो उसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास देखा जाए ना तो ये 6 स्क्वायर्स बनते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये ए बी सी डी, ये फ्रंट एंड पे एक स्क्वायर बना है हमारे पास। इस तरह टोटल ये स्क्वायर्स बनते हैं इसमें 6। तो जो स्क्वायर का फार्मूला होता था वो ए स्क्वायर होता था एरिया वाइज, और 6 स्क्वायर्स बनते हैं तो ये 6a स्क्वायर इसका फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया को एस से लिखते हैं 6 इंटू ए की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। ठीक है, ए मेन बेसिकली लेंथ ही था, यहाँ पे मैं उसको एक्स यूज़ कर देता हूँ तो वो 6x स्क्वायर बन गया आपके पास। सो नेक्स्ट हमने इसे यूज़ करना था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमारे पास आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्योंकि वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं तो वी से लिखते हैं, जबकि क्यूब के अंदर हर चीज़ इक्वल होती है तो वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से अगर एक्स निकालेंगे तो वो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। अगर इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बनाई जाए एक्स इज इक्वल टू वी रेज की पावर 1/3, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और लास्ट पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है वी रेज की पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/3, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डोमेन एंड रेंज, ये हमें निकालनी है।
अच्छा, डोमेन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो डोमेन होती है वो बेसिकली इनपुट होती है, और जो रेंज होती है वो किसी भी फंक्शन की आउटपुट होती है बेसिकली। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर इनपुट होगी वो डोमेन होगी, जो उसका आंसर बनेगा वो रेंज होगी। अब हमने यहाँ पे ना उसकी कैटेगरी बतानी है, तो हमेशा डोमेन रेंज जब भी निकाली जाती है तो उसके अंदर ना 3 कैटेगरी के जो हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, इंटीजर्स क्या होता था, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये तीनों कैटेगरी हम क्वेश्चन की चेक करेंगे और तीनों नंबर्स पुट करके चेक करेंगे क्या उसमें क्वेश्चन की आउटपुट रियल नंबर्स आ रही है, क्योंकि इनपुट भी रियल होती है और आउटपुट भी उसकी क्या होती है, रियल होती है। अगर वो रियल नंबर्स आ रही है तो इसका मतलब वो ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर ना ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। ब्रैकेट इन सेंस ऑफ के हमारे पास जब ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होती है और ये एक स्मॉल ब्रेसेस यूज़ होती है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,4 और यहाँ लिखता हूँ 1,4, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट से बॉक्स ब्रैकेट कहा जाता है, जब ये लगी हो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। एंड पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एंड पॉइंट से मुराद है ये 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। और जैसे ही ये स्मॉल ब्रेसेस लगती है इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको हम क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं। जब ये ओपन इंटरवल होगा तो इसका मतलब ये 1 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसकी सेंट्रल वैल्यू इंक्लूड्स होंगी। अब जो हम एक यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, तो हमेशा याद रखना है आपने, जो इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी के साथ आपके पास ओपन इंटरवल यूज़ होना है हमेशा। इन्फिनिटी साइड पे क्या यूज़ होना है, ओपन इंटरवल। ये था इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास दिया हुआ फंक्शन जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके बता देता हूँ। अब देखें जी ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह पर सपोज डैट ज़ीरो लगाते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आ गया, यानी को आंसर आता है प्रॉपरली। इस तरह से अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर लगाता हूँ, सपोज डैट -5 लगा लेते हैं, तो ये 5 + 5 ये कितना आ गया, 10 आ गया। ये भी कोई नंबर आ गया। कोई पॉजिटिव नंबर लगा लेते हैं, 10 लगा लेते हैं। 5 - 10 तो -5 आ गया। ये भी कोई ना कोई नंबर आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हुआ अब कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट कर दे, कोई नेगेटिव कर लें या ज़ीरो कर लें तो उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसलिए जहाँ जो इसकी डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर है तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, ये इसका इंटरवल बन गया। ठीक हो की बात। अब जब हम बात करते हैं इसके आउटपुट की, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आया, हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास ज़ीरो भी आ जाए। 5 पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना, 5 - 5। तो जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह से पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकता है। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज इसकी सेम रहेगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने 3 कैटेगरी चेक करनी है हमेशा से, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है ईजिली तो इसका मतलब उसकी डोमेन और रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कन्वर्ट हो जाएंगी। सो आगे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, वहाँ से कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो। अच्छा, इसमें देखिए अब ये आ गया रेडिकल फार्मूला क्वेश्चन। यहाँ से ना आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो बार बार मैं आपसे कह रहा था। अब जब यहाँ पर देखें तो हमारे पास अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू ज़ीरो लगाता हूँ तो जी ऑफ एक्स यानी जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू। ये रियल नंबर आ, इसका मतलब ज़ीरो पे क्वेश्चन ठीक है।
अब पॉजिटिव नंबर लगाते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। सपोज डैट मैं 1 ही ले लेता हूँ। 1 + 2, ये भी रियल नंबर आ गया। अब नेगेटिव नंबर करते हैं। नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो -1 ले लेते हैं। -1 + 2 लिया तो ये भी रियल नंबर आ गया। बट अगर मैं साथ ही -2 लेता हूँ, अगर -2 चेक करवाऊँ आपको, तो -2 + 2 ये भी ज़ीरो है, और ज़ीरो बताते खुद एक रियल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं -3 पुट करता हूँ, -3 + 2 तो ये आता है -1, ये एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह से जब -4 पुट करते हैं, जब -4 करेंगे तो वो भी √-2 है, जो कि योटा बनता है, कम्प्लेक्स बनता है, तो ये भी रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह आप देखें, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन बन गई ना, कि हमारे पास -2 तक पुट करते हैं तो रियल नंबर आंसर आता है, उससे माइनस से नीचे आते हैं तो रियल नंबर आंसर नहीं आ रहा, प्लस की तरफ चलते हैं तो रियल नंबर आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर बात मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, फिर वो कंडीशंस रखते हैं। तो यहाँ पर जब डोमेन और रेंज की बात की जाएगी, तो उसको अब जब ये रेडिकल फॉर्म वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये भी सुन लें। एक शॉर्ट क्लिप बता देता हूँ आपको। जो रेडिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 2, इसको = 0 लिख लो, या x = -2, x = -2 मतलब -2 आ सकता है, और -2 से लेस नंबर नहीं आ सकते। बात समझ गए मेरी? -2 से लेस नंबर नहीं आ सकती है। सेकंड वर्ड आप ये कह सकते हैं, -2 आ सकता है, बाकी नंबर आप चेक कर लें। इसमें -2 से छोटा नंबर लेके देख लें, -3, उसमें नहीं आएगा। -1 लेंगे तो वो आ जाएगा। तो जब मैं इन शॉर्ट फॉर्म डोमेन राइट करूँगा, जब मैं डोमेन ऑफ जी राइट करता हूँ, जो मेरा फंक्शन का नाम था, उसमें देखिए -2 आता है। -2 आता है तो इसका मतलब या मैंने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, और सारे ज़ीरो आता है। ठीक है, -1 भी इनपुट होती है। ठीक है, हमारा 1 भी पुट होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये -2 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल आता है। अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने -2 के साथ क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि हमने -2 इसमें पुट कर सकते हैं, और -2 से आगे देखें तो -1 है, वो इसमें इंक्लूड है। लेकिन -2 से पीछे आते हैं तो -3 इसमें इनपुट नहीं हो सकती, इसलिए वो डोमेन में शामिल नहीं हुआ। अब सेकंड नंबर हमने निकालनी है इसकी रेंज। जब रेंज निकालेंगे तो हमारे पास देखें तो हमारे पास जो ज़ीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर पॉजिटिव सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा, और उसके साथ मैं लगाऊंगा अपना क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। और इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें ना डबल फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू -2 है। मैं इसको ज़रा लिखता हूँ अभी। x लेस देन और इक्वल टू -2, इसको ना हम कन्वर्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, लाइक दैट। दिस क्या मतलब है, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 6x इज लेस देन और इक्वल टू -12 आ गया। दोनों साइड पे +7 कर देंगे तो ये 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -12 + 7। इसका मतलब ये बन गया 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -5। इसी तरह से अब सेकंड फंक्शन लिखते हैं, जो सेकंड कंडीशन थी हम वो उसको लिखते हैं। वो हमारे पास है जी x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। अब देखें यहाँ पर x के साथ -3 है, तो जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये -3x लेस देन +6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6।
अब +4 करना है, इधर भी +4 कर दिया और राइट साइड पे भी प्लस का 4 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4 माइनस 3x लेस देन 10। अब दोनों कंडीशन को मर्ज करना है आपने। जब दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे तो मैं इस कंडीशंस की बात करता हूँ, इसका मतलब जो ये सेकंड फंक्शन है जो कि लेस देन 10 है, इसमें सारी वो वैल्यूज़ ऐड होंगी जो 10 से लेस हों, 10 से क्या होंगी, लेस होंगी। ठीक है, ये समझें, इसकी मैं रेंज निकाल रहा हूँ, रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो जब इसकी रेंज की बात की जाती है तो हमारे पास ये सारी वैल्यू 10 से लेस होंगी। जब 10 से लेस जाएंगे तो 10 से लेस क्या आता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब 1 से नीचे आते हैं तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, और दूसरी कंडीशन में देखो वो फिर -5 से लेस है, तो इसका मतलब ये सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर +10 तक ही रहेगी, बात समझ गए मेरी। तो लेकिन सॉरी, इसमें जस्ट लेस देन है, इसमें 10 भी इंक्लूड नहीं होगा। ये हमारे पास होगी इसकी रेंज। अब बात कर लेते हैं डोमेन की। डोमेन में देखें तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज डैट मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है 6x + 7, तो आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 - 3x, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कुछ भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या बात है। तो डोमेन जो है हमारे पास कुछ भी आ सकती है, या मैं आंसर राइट करता हूँ इसके, डोमेन ऑफ जी फंक्शन है, वो डोमेन तो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी कोई नंबर भी आ सकता है, बट जो रेंज है वो फिक्स होती है यहाँ पे, क्योंकि -इन्फिनिटी तक नंबर आ सकते हैं, बट उधर से नंबर 10 तक का आएंगे। अगर 10 तक, सॉरी 10 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल है। और यही आपका इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है g(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x-5। अच्छा, अब जो एब्सोल्यूट है ना, ये वाला, इसका मतलब ये था कि इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर पॉजिटिव हो देन तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास इनपुट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आउटपुट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स आएंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको देता हूँ, लाइक दैट दिस। आप ये देखें कि हमारे पास, हम ना ज़ीरो पुट कर लेते हैं। जब ज़ीरो पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है एब्सोल्यूट ऑफ -1, जो कि +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूँ, प्लस का 5, तो 5 - 5 एब्सोल्यूट ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो आ जाता है। अगर -5 पुट कर लें तो -5 -5, जो कि -10 है, और ये एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 10 बच जाएगा। तो बात बताने का मतलब ये है, इनपुट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट या तो ज़ीरो होगा या फिर उसकी पॉजिटिव नंबर होगी। तो यहाँ पे इसकी डोमेन लिखी जाएगी, डोमेन ऑफ जी फंक्शन। वो हमारे पास देखें तो इनपुट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो रेंज हमारे पास मौजूद है वो हमने कहा या तो ज़ीरो होंगे या फिर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ तो ओपन इंटरवल आता है, लेकिन ज़ीरो बजाते खुद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सो यही था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, जिसमें एक फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू x+2/3 - x। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो ये g(x) इज इक्वल टू x+2/-x+3 आते हैं। अब आप देखें, अगर जब फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं तो डिनोमिनेटर में, किसकी बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अगर x की जगह पर प्लस का 3 लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा -3। -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0। मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा कि x की जगह पे हम 3 लगाते हैं, ऊपर आ जाएगा 3+2, नीचे आ जाएगा -3+3, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 0, जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसको फिर हम लिखते हैं अनडिफाइंड।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसके हम डोमेन लिखेंगे उसमें फिर हम इसको निकाल देंगे, मतलब इसके अलावा आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर आ सकता है बट उसमें 3 नहीं आ सकता, तो उसको हम लिख देते हैं। ये मैंने इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा है, मैं आपको सेंटेंस की फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ लास्ट में। सेकेंडली, अब मुझे निकालनी रेंज। जब रेंज निकालनी है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने देखना है यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी लीनियर है, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, पहली कंडीशन ये। सेकेंडली, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। न्यूमिनेटर का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट लिखना है, तो क्या आएगा, ऊपर 1 नीचे -1, तो क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी रेंज के अंदर -1 नहीं आ सकता, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। अगर सपोज डैट, मैं एग्जांपल देता हूँ एक और। हमारे पास क्वेश्चन होता, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 डिवाइडेड बाय -x+4, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं रेंज की बात कर रहा था, ऊपर कितना है, 2 है, नीचे कितना है, -1 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज में -2 नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसका मतलब ये था कि आपके पास जब लीनियर फॉर्म बनती है तो लीनियर के अंदर आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं रेंज के लिए। तो मैं यहाँ पे रेंज भी राइट कर देता हूँ इसकी। जो रेंज ऑफ फंक्शन है या जी है, वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे बट उसके अंदर मैंने क्या बताया, -1 नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ फंक्शन जी इज इक्वल टू set of real numbers except 3। और रेंज में आप लिख सकते हैं set of real numbers except -1। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी लिख लें, दोनों तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।